2023 की बात है। मुंबई के अंधेरी ईस्ट के मरोल इलाके में स्थित एनजी कून ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के फ्लैट नंबर 306 में 25 वर्षीय रूपल अंगे रहा करती थी। वह एक ट्रेनी एयर होस्टेस थी और उसके साथ उसकी बहन ऐश्वर्या ओंगे भी इसी फ्लैट में रहती थी, जो आईसीआईसीआई बैंक में काम करती थी। दोनों बहनें मूल रूप से छत्तीसगढ़ के रायपुर न्यू राजेंद्र नगर की रहने वाली थी और जब भी छुट्टी मिलती अपने घर चली जाती थी। सितंबर 2023 में रक्षाबंधन का त्योहार आया। इस मौके पर दोनों बहनें अपने होम टाउन गईं, लेकिन रूपल को अपनी एयर होस्टेस की ट्रेनिंग के कारण त्योहार से पहले ही मुंबई वापस लौटना पड़ा, जबकि ऐश्वर्या रायपुर में ही रुक गई। रूपल अपने परिवार और दोस्तों से फोन पर बातचीत करके जुड़ी रहती थी, क्योंकि वह घर से दूर थी। कभी परिवार के लोग उसे कॉल कर लेते तो कभी उसके दोस्त उसका हाल चाल पूछते। 3 सितंबर 2023 रविवार का दिन था। यह दिन रूपल के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की छुट्टी का दिन था, इसलिए वह अपने फ्लैट में ही थी। घर वालों को भी यह पता था कि आज रूपल फ्री है, इसलिए उन्होंने हमेशा की तरह सुबह 10:30 से 11 बजे के बीच उससे बात की। उसने हंसते हुए परिवार और दोस्तों से बातचीत की, लेकिन 11 बजे के बाद अचानक उसने फोन उठाना बंद कर दिया। उसके पिता ने सोचा कि आज वह फ्री है तो हालचाल लेने के लिए उन्होंने भी कॉल किया, लेकिन इस बार फोन की घंटी बजी पर रूपल ने कॉल रिसीव नहीं किया। उन्हें लगा कि शायद वह किसी काम में व्यस्त होगी, नाश्ता बना रही होगी। उन्होंने सोचा कि शायद वह मिस कॉल देखकर बाद में जवाब देगी। आमतौर पर अगर रूपल बिजी होती और फोन नहीं उठा पाती तो वह एक मैसेज कर देती थी कि बाद में कॉल करेगी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। सुबह तक सब कुछ सामान्य था। रूपल ने मुस्कुराते हुए बात की थी, लेकिन 11 बजे के बाद से न वह फोन उठा रही थी न ऑनलाइन आ रही थी। कुछ तो अजीब था। शुरुआत में रूपल के पिता को लगा कि वह शायद किसी काम में व्यस्त होगी, इसलिए फोन नहीं उठा रही। लेकिन जब काफी देर तक कोई जवाब नहीं मिला तो चिंता बढ़ने लगी। उन्होंने परिवार के बाकी सदस्यों को भी इस बारे में बताया। अब सभी अपनी अपनी ओर से रूपल को कॉल करने लगे, लेकिन हर बार फोन की घंटी बजती और कट जाती, कोई जवाब नहीं। सुबह से लेकर दोपहर और फिर शाम तक वक्त खिसक गया, लेकिन रूपल का फोन अब भी बंद था। घर में बेचैनी बढ़ने लगी, क्योंकि वह मुंबई में अकेली थी। परिवार का वहां कोई करीबी रिश्तेदार भी नहीं था जो जाकर देख सके। जब चिंता हद से ज्यादा बढ़ गई तो रात करीब 9 बजे ऐश्वर्या ने मुंबई में अपने एक दोस्त से संपर्क किया। उसने तुरंत दोस्त को बताया कि रूपल सुबह से फोन नहीं उठा रही और वह फ्लैट में अकेली है, इसलिए जाकर देखना जरूरी है कि वह ठीक है या नहीं। 9:30 पर ऐश्वर्या का दोस्त रूपल की बिल्डिंग पहुंचा। उसने सिक्योरिटी गार्ड को पूरी स्थिति समझाई और फ्लैट नंबर 306 में जाने की अनुमति मांगी। इस बिल्डिंग में आने जाने वालों का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता था। कौन आया, कब आया, किससे मिलने आया, सब कुछ रजिस्टर में दर्ज किया जाता था। सिक्योरिटी गार्ड और कुछ अन्य लोगों के साथ ऐश्वर्या का दोस्त फ्लैट नंबर 306 के दरवाजे तक पहुंचा। डोर बेल बजाई गई, लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। कई बार घंटी बजाने और दरवाजा खटखटाने के बावजूद भी कोई जवाब नहीं आया। जब दरवाजा खोलने की कोशिश की गई तो पता चला कि वह लॉक था। अब ऐश्वर्या को पूरी स्थिति और भी संदिग्ध लगने लगी। उन्होंने अपने दोस्त से कहा कि पास के एक चाबी बनाने वाले को बुलाओ जो डुप्लीकेट चाबी बना सकता है। इस बीच सिक्योरिटी गार्ड ने बिल्डिंग मैनेजमेंट को भी सूचना दे दी कि फ्लैट में एक एक लड़की अकेली है और सुबह से कोई जवाब नहीं दे रही। कुछ ही देर में बिल्डिंग के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। चाबी बनाने वाला भी फ्लैट के बाहर आ चुका था। उसने कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार दरवाजा खोल दिया। हालांकि रूपल और ऐश्वर्या इस फ्लैट में किराए पर रह रही थी, लेकिन इस अपार्टमेंट के असली मालिक कहीं और रहते थे। उनके पास डुप्लीकेट चाबी थी, लेकिन उसे लाने में समय लग रहा था। हर गुजरता सेकंड भारी पड़ रहा था, इसलिए चाबी के एक्सपर्ट को बुलाकर दरवाजा खुलवाया गया। जैसे ही दरवाजा खुला, ऐश्वर्या का दोस्त और कुछ अन्य लोग अंदर दाखिल हुए, लेकिन अंदर का नजारा देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। लिविंग रूम की फर्श पर खून के धब्बे फैले हुए थे। घर का सामान बेतरतीब बिखरा पड़ा था। फर्श पर खून के निशान देख ऐसा लग रहा था मानो किसी को घसीटा गया हो। डरते डरते सभी लोग उन खून के निशानों का पीछा करते हुए फ्लैट के अंदर बढ़े। वे सीधे बाथरूम की ओर जा रहे थे,
जब बाथरूम का दरवाजा खोला गया तो सामने का दृश्य और भी भयावह था। अंदर रूपल खून से लथपथ पड़ी थी। उसके गले पर गहरे कट के निशान थे और चेहरे पर कई जगह खरोंच के निशान थे। एक हंसती खेलती लड़की जो कुछ घंटे पहले तक अपने परिवार से बात कर रही थी, अब निर्जीव पड़ी थी। आखिर इस फ्लैट में क्या हुआ था? रूपल की हालत देखकर उनके दोस्त ने फौरन उसकी बहन ऐश्वर्या को फोन किया और पूरे हालात से अवगत कराया, जबकि गार्ड ने पुलिस को सूचित कर दिया। रात करीब 10 बजे पवई पुलिस मौके पर पहुंची और तत्काल रूपल को घाटकोपर के राजावाड़ा अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। रूपल के गले पर किसी तेज धारदार हथियार से किए गए 2 गहरे घाव थे। साथ ही उसके चेहरे पर नाखूनों की गहरी खरोंच साफ नजर आ रही थी। शरीर पर भी कई चोटों के निशान थे, जिससे यह स्पष्ट था कि यह हत्या का मामला था। जब लोगों ने बाथरूम में उसका शव देखा, तब तक खून पूरी तरह से सूख चुका था। यह खबर सुनते ही उसका परिवार सदमे में आ गया। बेटी की इस हालत की जानकारी मिलते ही वे तुरंत मुंबई आने की तैयारी करने लगे। रूप लंगरिल और आत्मनिर्भर लड़की थी। उसके परिवार में 2 बड़ी बहनें और एक भाई था। घर की सबसे छोटी संतान होने के कारण वह सबकी लाडली थी। उसके पिता सरकारी विभाग में इंजीनियर थे और अब रिटायर हो चुके थे। रूपल ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई रायपुर में पूरी की और उच्च शिक्षा के लिए चंडीगढ़ चली गई। उसका सपना था कि वह एक दिन एयर होस्टेस बने। वह स्वभाव से मिलनसार थी और सोशल मीडिया पर भी काफी सक्रिय रहती थी। अपने सपनों को साकार करने के लिए उसने कड़ी मेहनत की। चंडीगढ़ में पढ़ाई खत्म करने के बाद उसने एयर इंडिया में फ्लाइट अटेंडेंट के लिए आवेदन किया और चयनित हो गई। इसके बाद उसे 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए मुंबई आना पड़ा। उसकी बहन ऐश्वर्या पहले से ही मुंबई में एक किराए के फ्लैट में रह रही थी, इसलिए रूपल भी उसके साथ रहने लगी। वह मार्च-अप्रैल 2023 के आसपास मुंबई आई थी। रोजमर्रा की जिंदगी में रूपल की दिनचर्या काफी व्यवस्थित थी। सुबह वह अपने ट्रेनिंग सेंटर जाती और ऐश्वर्या बैंक के काम पर निकल जाती। शाम को दोनों घर लौटती थी। ट्रेनिंग के दौरान रूपल की कई नई दोस्त भी बन गई। उसने अपने कोर्स में शानदार प्रदर्शन किया, जिससे वह बेहद खुश थी। परिवार को भी गर्व था कि उनकी बेटी अपने सपने को सच करने के करीब पहुंच रही थी। लेकिन किसे पता था कि 3 सितंबर को वही रूपल अपने घर के बाथरूम में खून से लथपथ मृत पाई जाएगी। अगस्त 2023 के अंतिम सप्ताह में रक्षाबंधन का त्योहार था, जिसके लिए एक रूपल अपनी बहन ऐश्वर्या के साथ रायपुर गई थी। राखी से ठीक एक दिन पहले उसे दिल्ली से एक फोन आया। कॉल में बताया गया कि उसे कुछ अनिवार्य मेडिकल टेस्ट कराने होंगे, जो फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में उसकी ज्वाइनिंग के लिए आवश्यक थे। समय बहुत कम था, इसलिए रूपल उसी दिन अकेले मुंबई लौट आई। वहां से अपने जरूरी दस्तावेज लिए और तुरंत दिल्ली रवाना हो गई। दिल्ली में उसके सभी मेडिकल टेस्ट सफलतापूर्वक पूरे हो गए, लेकिन दुर्भाग्य से वह वहां से सीधे रायपुर ना जाकर मुंबई लौट आई, जहां उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। आखिर यह जघन्य अपराध किसने किया होगा पवई? पुलिस ने उसी रात जब उसका शव बरामद किया, तब आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी। इस केस की गंभीरता को देखते हुए लोकल पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त 8 टीमें बनाई गई, जो बाद में बढ़कर 12 हो गई। पुलिस ने सबसे पहले फ्लैट की गहन जांच शुरू की। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ को बुलाया गया। टेक्निकल टीम ने भी अपनी जांच शुरू कर दी। परिवार और करीबियों से पूछताछ में पता चला कि 3 सितंबर की सुबह 11 बजे तक सब कुछ सामान्य था। रूपल ने फोन पर बातचीत की थी और बिल्कुल ठीक लगा रही थी, लेकिन 11 बजे के बाद से उसने किसी भी कॉल का जवाब देना बंद कर दिया। जांच के दौरान पुलिस ने बिल्डिंग की सुरक्षा व्यवस्था की गहन पड़ताल की। वहां लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज निकाले गए। संडे होने के कारण ज्यादातर लोग घरों में बाहर ही थे। पुलिस ने जब फ्लैट की जांच की तो पाया कि वहां से कोई भी कीमती सामान गायब नहीं था। रूपल का मोबाइल भी फ्लैट के अंदर ही था। गहने और नकदी भी सुरक्षित रखे हुए थे। पुलिस को कहीं भी जबरन घुसपैठ या तोड़फोड़ के संकेत नहीं मिले। जब फोन की कॉल डिटेल्स खंगा गई तो शक गहराने लगा। ऐसा लग रहा था कि फ्लैट में कोई जान पहचान वाला ही आया था, जिसे रूपल ने खुद अंदर आने दिया होगा।
लेकिन वह व्यक्ति आखिर था कौन? रूपल की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस ने अपनी जांच को तेज कर दिया था। सीसीटीवी फुटेज, एंट्री रजिस्टर और सिक्योरिटी गार्ड से मिली जानकारी को ध्यान से खंगाला गया। इन सब के आधार पर पुलिस को 35 ऐसे लोगों की पूरी लिस्ट मिली जो उस दिन बिल्डिंग में आए थे। इनमें वहां रहने वाले लोग, किराएदार, ऑनलाइन डिलीवरी एजेंट और पार्सल लाने वाले शामिल थे। एक एक कर सभी से पूछताछ शुरू हुई, लेकिन किसी पर शक की ठोस वजह सामने नहीं आई। इसी दौरान 4 सितंबर की सुबह आ गई। सोमवार की इस सुबह में रूपल के परिवार वाले मुंबई के लिए रवाना हो चुके थे। उसके कुछ दोस्त भी मिलने के लिए फ्लैट पर पहुंचे। पुलिस को अब तक मिले सबूतों से यह अंदाजा हो गया था कि हत्या सुबह 11 बजे से दोपहर के बीच हुई होगी। यह वही समय था जब बिल्डिंग में सफाई कर्मी, मेंटेनेंस स्टाफ और घरेलू काम करने वाले आते जाते थे। पुलिस को यकीन था कि कत्ल दिन के उजाले में हुआ था। अब पुलिस ने हाउसकीपिंग कंपनी से संपर्क किया और उस दिन ड्यूटी पर रहे कर्मचारियों की लिस्ट निकलवाई। इसके अलावा उन घरेलू सहायकों की जानकारी भी जुटाई गई जो अलग अलग फ्लैट्स में काम करते थे। जब रूपल के परिवार और दोस्तों ने पुलिस से बातचीत की तो यह स्पष्ट हुआ कि उसकी जिंदगी में कोई बड़ा तनाव नहीं था। पुलिस ने कई एंगल से छानबीन की, लेकिन ना किसी दुश्मनी का संकेत मिला और ना ही कोई प्रेम संबंध इस मामले से जुड़ा दिखा। कॉल रिकॉर्ड्स में भी कुछ संदिग्ध नहीं मिला। आखिरी बार रूपल ने 3 सितंबर की सुबह 11 बजे अपने दोस्त से वीडियो कॉल पर बात की थी। दोस्त के मुताबिक बातचीत के दौरान फ्लैट की डोरबेल बजी। रूपल फोन पर बात करते हुए दरवाजे तक गई और खोला। बाहर एक आदमी खड़ा था जो कुछ कह रहा था, लेकिन दोस्त को उसकी आवाज साफ सुनाई नहीं दी। रूपल ने जवाब में कहा, यह 206 नहीं बल्कि 306 है, और फिर दरवाजा बंद कर दिया। वीडियो कॉल के दौरान दोस्त ने उस व्यक्ति का चेहरा नहीं देखा क्योंकि रूपल का फोन बाथरूम के पास की सीलिंग की ओर था। पुलिस को लगा कि यह कोई डिलीवरी एजेंट हो सकता है जो गलत फ्लैट पर आ गया हो, लेकिन फिर भी पुलिस ने शक के आधार पर हाउसकीपिंग कंपनी से 3 सितंबर को काम करने वाले सभी सफाई कर्मचारियों की सूची मंगवाई। टेक्निकल टीम ने सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से जांच की। 11 बजे के बाद की फुटेज बार बार देखी गई ताकि कोई अहम सुराग मिल सके। तभी पुलिस की नजर एक सफाई कर्मी पर पड़ी। सुबह 11 बजे 3 मिनट पर वह बिल्डिंग में सफाई की यूनिफॉर्म पहने दाखिल हुआ, लेकिन 2 घंटे बाद जब बाहर निकला तो आम कपड़ों में था। उसकी सफाई वाली यूनिफॉर्म कहीं नहीं दिख रही थी। पहली बार देखने में यह सामान्य लगा, लेकिन जब पुलिस ने ध्यान दिया तो शक गहरा गया। आमतौर पर सफाई कर्मचारी अपनी ड्यूटी खत्म करके सीधे घर जाते हैं, लेकिन इस व्यक्ति ने बिल्डिंग बालकनी के अंदर ही कपड़े क्यों बदले? क्या वह अतिरिक्त कपड़े लाया था, और अगर हाँ तो क्यों? बिल्डिंग मैनेजमेंट और हाउसकीपिंग कंपनी से पूछताछ की गई। सबने यही बताया कि सफाई कर्मचारी बिल्डिंग में कपड़े नहीं बदलते, लेकिन इस मामले में कैमरा कुछ और दिखा रहा था। पुलिस ने सफाई कर्मचारियों की पूरी लिस्ट तैयार की और सभी को बुलाकर पूछताछ शुरू कर दी। यही वह वक्त था जब पुलिस उस सफाई कर्मी से मिली जिसे कपड़े बदलते हुए देखा गया था। उसका नाम विक्रम अटवाल था। उसकी पत्नी भी उसी बिल्डिंग में घरेलू काम करती थी। विक्रम की जिम्मेदारी कॉरिडोर और सार्वजनिक स्थानों की सफाई करने की थी। वह कभी कभी अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए टॉयलेट्स भी साफ कर लेता था। विक्रम पवई के पास तुंगा गांव में रहता था। वह मूल रूप से हरियाणा का रहने वाला था और कई सालों से मुंबई में सफाई कर्मी के रूप में काम कर रहा था। पुलिस ने जब उससे पूछताछ शुरू की तो तुरंत शक गहरा गया। विक्रम के हाथ में पट्टी बंधी थी। उसके सिर और गले पर भी चोटों के निशान थे। खासकर उसके हाथ पर गहरी चोट थी जिस पर ताजा पट्टी लगी हुई थी। यह कहानी 4 सितंबर की सुबह की है जब पुलिस ने विक्रम अटवाल से पूछताछ शुरू की। पिछली रात रूपल का शव बरामद हुआ था और अब पुलिस को विक्रम के हाथों, सिर और गले पर चोट के निशान दिखाई दिए। जब उससे इन चोटों के बारे में सवाल किया गया तो उसने सफाई देते हुए कहा कि यह चोटें उसे सफाई के दौरान लगी थी। पुलिस ने उसके बयान को दर्ज किया, लेकिन शक बरकरार रहा। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, नए सुराग सामने आने लगे। विक्रम की पत्नी से पूछताछ की गई जो अलग अलग फ्लैट्स में घरेलू काम करती थी। उसने बताया कि 3 सितंबर रविवार को वह छुट्टी पर थी, लेकिन विक्रम हमेशा की तरह काम पर गया था। अब शक और भी गहरा गया। पुलिस ने 4 सितंबर को ही विक्रम को
हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ शुरू की। उसके बयान बार बार बदल रहे थे और खास तौर पर उसके कपड़े बदलने की वजह पुलिस को गले नहीं उतर रही थी। सिक्योरिटी गार्ड, सफाई कर्मियों और अन्य कर्मचारियों से पूछताछ के दौरान यह खुलासा हुआ कि हाल ही में रूपल और विक्रम के बीच बहस हुई थी। जब पुलिस ने विक्रम से और दबाव बनाकर पूछताछ की तो आखिरकार वह टूट गया और अपना अपराध कबूल कर लिया। उसने ने माना कि वही रूपल ओग्र का हत्यारा था। रूपल ने 3 सितंबर को सुबह उसे अपने फ्लैट में बुलाया था क्योंकि बाथरूम की पाइप जाम हो गई थी। विक्रम पहले से ही इस वारदात की योजना बना चुका था। उसने 3 दिन पहले ही एक तेज धार वाला चाकू खरीद लिया था। रूपल के फ्लैट में पहुंचते ही दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई और इसी दौरान विक्रम ने अपने कपड़ों में छिपा हुआ चाकू निकाला, लेकिन रूपल ने बहादुरी से उसका मुकाबला किया। उसने विक्रम के हाथ से चाकू छीनने की कोशिश की और लकड़ी के हैंडल से उसके सिर पर वार कर दिया। इस संघर्ष में विक्रम को गंभीर चोटें आईं, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए दोबारा चाकू पर कब्जा कर लिया और रूपल के गले पर वार कर दिया। फिर भी रूपल ने हार नहीं मानी, लेकिन विक्रम ने एक और घातक वार किया जिससे उसकी जान चली गई। उसने शव को लिविंग रूम से घसीटकर बाथरूम में बंद कर दिया। इसके बाद विक्रम ने खुद को साफ किया, अपने खून से सने कपड़े बदलकर नए कपड़े पहने और बिल्डिंग में 1.5 घंटे तक रुका रहा ताकि किसी को शक न हो। पुलिस पूछताछ में विक्रम ने बताया कि रूपल हमेशा उसकी सफाई के काम को लेकर शिकायत करती थी, जिससे उसे गुस्सा आता था। लेकिन क्या इतनी सी बात पर कोई किसी की हत्या कर सकता है? कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार विक्रम की नीयत रूपल बाल को लेकर ठीक नहीं थी और जब उसे मौका मिला तो उसने अपनी घिनौनी योजना को अंजाम दिया। 5 सितंबर को पुलिस ने विक्रम को कोर्ट में पेश किया और 3 दिन की रिमांड ली। इसी दौरान पुलिस ने बिल्डिंग के पास झाड़ियों से हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू और विक्रम के खून से सने कपड़े बरामद किए। अब पुलिस को क्राइम सीन रिक्रिएट करना था और मामले की पूरी गुत्थी सुलझानी थी। 8 सितंबर को विक्रम की रिमांड खत्म होने वाली थी, लेकिन उसी सुबह जेल में एक चौंकाने वाली घटना हुई। जब कांस्टेबल ने कैदियों की गिनती की तो विक्रम लापता था। जब पुलिस ने जेल के टॉयलेट का दरवाजा तोड़ा तो देखा कि विक्रम ने अपनी पैर से फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली थी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम में पुष्टि हुई कि उसने खुदकुशी की थी। जेल में रहते हुए वह बेहद गुमसुम था और पछतावे में डूबा हुआ था। उसने एक जेल गार्ड से कहा था, मुझे रूपल की हत्या नहीं करनी चाहिए थी, मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, अब मैं जेल में सड़ने वाला हूँ। शायद इसी अपराध बोध में उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। इस केस में विक्रम ही मुख्य आरोपी था, लेकिन उसके खुद के जीवन के अंत ने इस मामले को और जटिल बना दिया। रूपल के परिवार को अब भी शक है कि इस साजिश में और लोग शामिल हो सकते हैं और उन्होंने न्यायिक जांच की मांग की है। यह पूरी घटना बेहद दुखद है। एक निर्दोष लड़की की हत्या और फिर हत्यारे का जेल में खुद का अंत। यह मामला हमें सतर्क रहने और अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देने की सीख देता है। इस वीडियो का उद्देश्य भी यही है कि आप जागरूक रहें और सतर्कता बरतें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले पा सकें। फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।